नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। नरेंद्र मोदी का ऐसा साइलेंट वार, ममता, अखिलेश, उद्धव ही अब राहुल गांधी का पैकअप करने को तैयार हैं क्या? बीच शपथ ग्रहण राहुल ममता की ऐसी तस्वीर आई, इंडी गठबंधन में बड़ा तूफान आ चुका है। पीएम मोदी के घर पर ईवीएम है, संबित पात्रा ने खुद कर दिया बड़ा खुलासा। शिंदे, पवार, फडणवीस की अमित शाह के साथ मीटिंग चल रही है। अंदर सीएम के लिए किसका नाम फाइनल हुआ, क्या खबर आ रही है, आपको यह भी बताऊंगा। इसके अलावा फायर मोड में सीएम योगी, संभल हिंसा की जांच में वो मिला कि पुलिस भी हैरान रह गई। कल ही जुमा है, कल ही रिपोर्ट जमा होनी है। संभल में फिर बड़ा हंगामा होने वाला है क्या? सपा, ओवैसी सब परेशान। वो कौन से सबूत जो कह रहे हैं कि अजमेर दरगाह के नीचे शिव मंदिर है, आज इसकी भी बात करूंगा। बाबा बागेश्वर की हिंदू जोड़ो यात्रा में अनिरुद्धाचार्य पहुंचे और फिर जो हुआ आज आपको दिखाऊंगा। हिंदुओं को जगाते बाबा बागेश्वर की यात्रा खत्म होने के 24 घंटे पहले सबसे हैरान करने वाली तस्वीर भी आई। और मोदी के नए भारत ने परमाणु बम ले जाने वाली मिसाइल दाग दी तो चीन तक में हड़कंप क्यों मचा है, आज आपको दिखाऊंगा। वो स्वदेशी हथियार आ गया जिससे दुनिया के सबसे ताकतवर ग्रुप में शामिल हो गया है अपना भारत। उस गौरवशाली चैप्टर को भी खोलूंगा, लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। बांग्लादेश में हिंदू संत की गिरफ्तारी के बाद भारत ने जिस तरह का दबाव बनाया, उसके बाद बांग्लादेश बैकफुट पर आया है। बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने इस्कॉन संस्था पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बाद इस्कॉन पर बैन लगाने के लिए को लेकर अर्जी दी गई थी। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने अगले साल बजट सत्र के आखिरी दिन जेपीसी की रिपोर्ट देने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया, जिसे मंजूर कर लिया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी का समय बढ़ाने की मांग विपक्ष ने की थी। अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी है। पिछले 3 महीने में दिल्ली के अंदर गैंगवॉर में 20 लोगों की जान जा चुकी है। केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल के बजाय दिल्ली में हो रहे अपराधों को रोकने में ध्यान लगाइए। आज सुबह दिल्ली के प्रशांत विहार में जोरदार धमाका हुआ। धमाके की खबर मिलने के बाद एनआईए की टीम मौके पर पहुंच के जांच शुरू की उसने। अब तक की जांच में धमाके वाली जगह से सफेद पाउडर जैसी चीज मिली है। ब्लास्ट साइट पर एनएसजी की टीम को भी भेजा गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सहयोगी गोगी गैंग के एक बड़े गैंगस्टर को दुबई से डिपोर्ट करके भारत लाया गया। गैंगस्टर का नाम हर्ष उर्फ चिंटू है, जो दिल्ली के नजफगढ़ डबल मर्डर केस का मास्टरमाइंड है। आरोप है कि इसी साल फरवरी में गैंगस्टर चिंटू नजफगढ़ के एक सैलून में हुए हत्याकांड के बाद से फरार था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, जिससे कई बड़े राज के बारे में पता चल सकता है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, मोदी का ऐसा साइलेंट वार, ममता, अखिलेश, उद्धव ही अब राहुल गांधी का पैकअप करने को तैयार। बीच शपथ ग्रहण राहुल और ममता की ऐसी तस्वीर आई, इंडी गठबंधन में बड़ा तूफान आ चुका है। पीएम मोदी के घर पर ईवीएम है, संबित पात्रा ने खुद कर दिया बड़ा खुलासा। और शिंदे, पवार, फडणवीस की अमित शाह के साथ मीटिंग शुरू। अंदर सीएम के लिए किसका नाम फाइनल हुआ, सबसे पहले इसका चर्चा। अभी कुछ महीने पहले की बात है, इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी को मिटाने चला था, लेकिन आज की डेट में इंडी गठबंधन को मोदी ने ऐसा रगड़ा कि इंडी गठबंधन खुद मिट्टी में मिलता हुआ दिखने लगा है। राहुल गांधी का तो समझो पैकअप ही हो गया है, क्योंकि हरियाणा के बाद, महाराष्ट्र की हार के बाद पूरा गेम पलट चुका है। जो हमने पाठशाला में आपसे कहा था, एक एक वही चीज होती दिख रही है। कोई राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं है बॉस आज की डेट में। उनके खुद के इकोसिस्टम और कुछ कांग्रेसियों को छोड़ दो, इंडी गठबंधन में कांग्रेस से सब किनारा करने लगे हैं। ममता बनर्जी अलग धुलाई कर रही हैं कांग्रेस की, अखिलेश अलग रगड़ दिए हैं। हमने पाठशाला में आपको बताया ही था कि इंडी गठबंधन जैसे ही मोदी से हारा, वैसे ही मारकाट मच जाएगी। यहां तो 2-2 चुनाव बैक टू बैक हार चुके हैं, इसलिए कांग्रेस और राहुल गांधी से सब दूर हटे जा रहे हैं।
कोई सटने को तैयार नहीं भाई इनसे। उद्धव ठाकरे भी इंडी गठबंधन से भागने की फिराक में है, क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस खुद तो डूब ही रही है, उनको भी ले डूबेगी। और कांग्रेस के पास लाइफ जैकेट होते हुए भी वो लाइफ जैकेट पहनने को तैयार नहीं है। वो पानी को कोसेगी, वो जहाज किस लकड़ी का था इसको कोसेगी, वो हवा को कोसेगी, सूरज को कोसेगी, सबको कोस देगी, लेकिन खुद पानी में कूद गई बिना लाइफ जैकेट पहने हुए, ये नहीं मानेगी। तो अब इन लोगों को भी दिख रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस को तो डुबा ही रहे हैं, इनको भी डुबा देंगे। जो जो कांग्रेस के साथ गया वो डूब गया, इनको समझ में आ रहा है। उद्धव ठाकरे इसके लेटेस्ट केस स्टडी हैं, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी को यह सब दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें तो बस अडानी की पड़ी है, ईवीएम की पड़ी है। अडानी का नाम लेकर मोदी को कोसते रहो और ईवीएम का नाम लेकर हार के बहाने बनाते रहो। कांग्रेस और राहुल गांधी के पास सिर्फ यही दो काम बच गया, जबकि खुद राहुल गांधी के इंडी गठबंधन के साथी कह रहे हैं कि भाई संसद चलने दो। ये इंडी अलायंस के लोग कह रहे हैं नहीं चाहिए अडानी का मुद्दा, ये पब्लिक का मुद्दा नहीं है, और भी मुद्दे हैं इस देश में। ये राहुल गांधी को उनके दोस्त याद दिला रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की सनक के आगे संसद रोककर देश का पैसा और समय दोनों बर्बाद करने पर कांग्रेस तुली हुई है। राहुल गांधी को हीरो बनाने के चक्कर में कांग्रेस ने एक मुद्दे को लेकर संसद को रोक रखा है, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी ने भी कह दिया कि बस बहुत हो गया। देश में सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है, और ये और भी मुद्दे हैं, पब्लिक के मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। लोकसभा में टीएमसी की डिप्टी लीडर काकोली घोष ने कह दिया है कि टीएमसी जनता के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करेगी। यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने राहुल गांधी को बता दिया कि आप जो कर रहे हैं वो जनता का मुद्दा नहीं है, हम जनता की मुद्दे की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहती कि एक मुद्दे को लेकर संसद की कार्रवाई बाधित हो। यानी इंडी अलायंस की बड़ी नेता ममता बनर्जी अब वही बात कह रही हैं जो बीजेपी और मोदी कह रहे हैं कि संसद तो चलने दो यार। इंडी गठबंधन की बैठकों में भी टीएमसी नहीं जा रही। सोमवार को एक बैठक हुई, बुधवार को एक बैठक हुई, दोनों में टीएमसी नहीं गई। यानी क्लियर मैसेज है कि संसद में कांग्रेस की मनमानी नहीं चलेगी, और कांग्रेस जो कर रही है वो टीएमसी को भी पसंद नहीं आ रहा। आपके दोस्तों को पसंद नहीं आ रहा बॉस, आप चाहते हो कि पब्लिक पसंद करके आपको वोट देगी, और उसके बाद आप गाली देते हो ईवीएम को। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी की पार्टी ने तो यह भी सवाल उठा दिया कि इंडी गठबंधन की लीडरशिप राहुल गांधी को क्यों दी जाए। जो आदमी चुनाव नहीं जिता पा रहा, जो नरेंद्र मोदी को रोक नहीं पा रहा, जो नरेंद्र मोदी को जीतने से रोक नहीं पा रहा, उनकी पार्टी को नहीं रोक पा रहा, उसको क्यों लीडर माना जाए भाई। जब बार बार राहुल गांधी हार रहे हैं तो कौन बात के लीडर इंडी गठबंधन के। तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने कह दिया खुल्लम खुल्ला कि इंडी गठबंधन की कमान राहुल गांधी के पास नहीं बल्कि ममता बनर्जी के पास होनी चाहिए। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस को हरियाणा या महाराष्ट्र में मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला। आज अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो जरूरी है कि इंडी गठबंधन मजबूत हो, और गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए एक नेता की जरूरत है। बार बार हार के बाद भी कांग्रेस अपना अहंकार क्यों नहीं छोड़ रही, और क्यों ममता बनर्जी को जिम्मेदारी नहीं दे रही, क्योंकि केवल ममता बनर्जी ही बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा सकती। यानी टीएमसी राहुल गांधी जो मुद्दा उठाते हैं उसको बता रही है दो कौड़ी का मुद्दा है, ये पब्लिक का मुद्दा नहीं है। टीएमसी बता रही है कि राहुल गांधी का भविष्य नहीं है भाई, ये मोदी को नहीं हरा सकते। मोदी को हरा सकती है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी को लीडर बनाओ, राहुल गांधी को पीछे बैठाओ। टीएमसी की बातों से क्लियर है कि वो राहुल गांधी को इंडी गठबंधन का नेता मानने को अब तैयार नहीं। इंडी गठबंधन में सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, और भी कई नेता हैं जो अंदर ही अंदर राहुल गांधी से उबे हुए हैं। इनमें एक नाम अखिलेश यादव का है, जिन्होंने ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की कमान देने के सवाल पर क्लियर तो कुछ नहीं कहा। यह नहीं कहा कि राहुल गांधी को ही बनाए रखना चाहिए, उन्होंने भी कह दिया कि वो इंडी गठबंधन की बैठक में अपना सुझाव देंगे, अभी वो इस पर कोई चर्चा नहीं करें। यानी उन्होंने भी यह नहीं कहा कि नहीं नहीं राहुल गांधी को ही रखना चाहिए, बॉस राहुल गांधी में जान है, वही हमारी शान है। भाई अखिलेश यादव राहुल गांधी की पार्टी को उपचुनाव में सीट देने को तैयार नहीं है, वो राहुल गांधी को कमान देंगे। टीएमसी राहुल गांधी को साइड लगाने के चक्कर में, इसके जवाब में कांग्रेस भी टीएमसी से भिड़ गई। बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया कि कुएं का मेंढक आसमान को भी अपने कुएं जैसा देखता है, और टीएमसी की स्थिति ऐसी ही है। टीएमसी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, लेकिन फिर इसका कद कम हो गया और यह क्षेत्रीय पार्टी बन गई। चाहे वो गोवा हो, त्रिपुरा हो या कोई और राज्य, हर जगह कोशिशें की लेकिन फेल रही। यानी कांग्रेस उसी ट्रैक पर है कि जो इतना सा कह दे कि राहुल गांधी से ना हो पाएगा, उसी को ये लोग घेर के जो है उस पर हमले शुरू कर देते हैं। यानी इंडी अलायंस में मारकाट मची हुई है,
और इस भयंकर मारकाट के बीच आज झारखंड से वो तस्वीर आ गई जिसमें राहुल गांधी और ममता बनर्जी का टकराव खुलकर जीते जागते सबूत के तौर पर सामने आ गया। इस तस्वीर को देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि इंडी गठबंधन में बड़ा तूफान आ चुका है। झारखंड में आज हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था। इंडी गठबंधन के नेता एक मंच पर तो थे, लेकिन तालमेल नहीं था उनमें जो एक गठबंधन में होना चाहिए। आप खुद तस्वीर देखिए, मंच पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे। राहुल गांधी ममता बनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे थे क्योंकि ममता बनर्जी वहां बैठी थी। पहले तो ममता बनर्जी ने ज्यादा लोड ही नहीं लिया, उधर देख ही नहीं रही। उसके बाद जैसे ही राहुल गांधी आगे बढ़े, बस मतलब नहीं होता है कि देखिए किस तरह से राहुल गांधी एकदम नजर बचा के आगे चले गए। ममता बनर्जी ने प्रणाम किया, बस हो गया, चलो चलो चलो। बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा था कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को ममता बनर्जी इग्नोर कर रही हैं और राहुल गांधी ममता बनर्जी को इग्नोर कर रहा है। आप खुद देखिए ना भाई, कैसे ममता बनर्जी बैठी हैं, राहुल गांधी और उनके बीच का दुआ सलाम देखिए, और राहुल गांधी कैसे दूसरे नेताओं से रुक कर मिल रहे हैं, कैसे अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, कैसे तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं। आप कंपेयर कर लीजिए, आपके सामने है। देखिए ढंग से ममता बनर्जी ने नमस्ते भी नहीं किया और राहुल गांधी एक सेकंड रुके भी नहीं। और ये देखिए इन लोगों से कैसे हाथ मिला रहे हैं सबसे। उसके बाद पलट के भी गए तो ममता बनर्जी से कोई बातचीत नहीं। यानी तनातनी हो गई है बॉस इंडिया अलायंस में, और यही होना था। हमने आपको कहा था राहुल गांधी हारते जाएंगे। इकोसिस्टम सर पे बैठा सकता है, सब थोड़ी बैठाएंगे। ममता बनर्जी तो पहले हाथ बांध के बैठी रही, फिर जैसे ही राहुल गांधी ने आगे बढ़कर ममता बनर्जी का अभिवादन किया, वो अपनी सीट से उठी, उनका अभिवादन स्वीकार किया, फिर अपनी सीट पर बैठ गई। लेकिन तस्वीरों ने सब कुछ क्लियर कर दिया। इंडी गठबंधन के अंदर ही कैसे भयंकर गुटबाजी चल रही है, इसका भी पता आज हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में दिख गया। आप खुद देखिए, राहुल गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात, और उससे पहले जब ममता बनर्जी पहुंची तो ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, इनकी मुलाकात की तस्वीरें देखिए, इनकी केमिस्ट्री देखिए। तेजस्वी यादव पैर छू रहे हैं, अखिलेश यादव वहां खड़े हैं। देखिए इन लोगों की कैमरेडरी देखिए, कैसे बढ़िया से बातचीत चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इंडी गठबंधन में नई खिचड़ी पक रही है। तेजस्वी यादव तो कुछ कान में बोले भी हैं, पता नहीं क्या बोले हैं कि अब राहुल को छोड़िए दीदी, आप ही संभालिए, कुछ बोले होंगे, पता नहीं है, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। लेकिन तस्वीरों में दिख गया कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के रिश्ते कैसे हैं आज की डेट में, और राहुल गांधी और ममता बनर्जी की तलखी किस लेवल पे चली गई। एक और तस्वीर देखिए, इसमें भी इंडी गठबंधन की अलग गुटबाजी नजर आई। मंच पर अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव एक साथ बातचीत करते नजर आए, और मंच की दूसरी तरफ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अलग खड़े दिख रहे थे। अक्सर ऐसे समारोह में जब इंडी गठबंधन के नेता जुटते हैं तो एकजुटता दिखाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन झारखंड में ग्रुप फोटो भी नहीं हुआ बॉस। ग्रुप तो है, फोटो जैसी बात ही नहीं रही। झारखंड में सिर्फ इंडी गठबंधन की एकता की ही पोल नहीं खुली, बल्कि ईवीएम को लेकर भी इंडी गठबंधन का डबल स्टैंडर्ड सामने आ गया। झारखंड में आज हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। झारखंड में भी ईवीएम से ही वोटिंग हुई थी, लेकिन वहां इंडी गठबंधन की सरकार बन गई तो कोई ईवीएम को दोष नहीं दे रहा। महाराष्ट्र में हार गए तो कांग्रेस ईवीएम के पीछे पड़ गई। कांग्रेस की इस राजनीति पर बीजेपी ने यह कहकर मजाक उड़ाया कि ईवीएम मशीन तो पीएम मोदी के घर पर है भाई। सुनिए संबित पात्रा ने क्या कहा है। खड़गे जी, राहुल जी, मोदी जी के घर में ईवीएम मशीन है। ई फॉर एनर्जी, वी फॉर विकास, एम फॉर मेहनत। मशीन की तरह मोदी जी काम करते हैं। ही वर्क्स लाइक अ मशीन एंड ही हैज ईवीएम, और आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। आरबीएम का अर्थ है राहुल्स बेकार मैनेजमेंट। यानी संबित पात्रा के मुताबिक पीएम के घर पर ईवीएम तो है, लेकिन वो चुनाव वाला ईवीएम नहीं है। एनर्जी है, विकास है, मैनेजमेंट है, और मशीन की तरह वो काम करते हैं। आप ये भी देखिए कि रांची में इंडी गठबंधन अपनी एकता दिखाने के लिए एकजुट तो हुआ, लेकिन राज्यों में इनके बीच भयंकर लड़ाई। जैसे हेमंत सोरेन के मंच पर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को जमकर अभी भी कोस रही है। प्रदूषण के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को झूठा बताती है, केजरीवाल के शिक्षा मॉडल को फर्जी बताती है। यमुना की सफाई पर कहती है कि यमुना नहीं हुई साफ, कब डुबकी लगाएंगे आप। अब जनता इन पर विश्वास करेगी कैसे, जब ये एक जगह पर मंच पर साथ दिखते हैं और दूसरी जगह एक दूसरे को कोसते हैं। यही इसी वजह से तो पब्लिक नकार रही है बॉस। कोई पॉलिटिक्स का हिसाब किताब ही नहीं है इन लोगों का।
इस वक्त इंडी गठबंधन में अंदर ही अंदर जो मारकाट मची है वो कांग्रेस और राहुल गांधी की वजह से, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करके और हवाबाजी करके कांग्रेस ने जो माहौल बनाया उसके ढोल हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह फट गए। महाराष्ट्र में तो इतनी बड़ी हार हुई कि भगदड़ मची हुई है। उद्धव ठाकरे इंडी गठबंधन से पीछा छुड़ाने की फिराक में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने उद्धव ठाकरे से अपील की है कि बॉस कहां पड़े हैं चक्कर में, छोड़िए इन लोगों को, महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़ दीजिए। शिवसेना के जीते हुए विधायक और हारे हुए उम्मीदवार दोनों को लगने लगा है कि कांग्रेस के साथ रहने से शिवसेना को आगे और नुकसान ही होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ सकते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने अभी तक कोई फैसला किया नहीं, लेकिन जिस तरह से उनके नेता कांग्रेस को खुलकर अटैक कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि यह गठबंधन ना चलने वाला, बॉस खत्म है, एक्सपायरी डेट आ गई इनकी। सुनिए उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेता कैसे कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस कोट पैंट सिलाने में फंसी रह गई। सुनिए। कितने कांग्रेस के सीट है अभी पूरे महाराष्ट्र का मैं स्टडी कर रहा हूँ। कुछ जगह पे जो जगह उन्होंने सर्वे के नाम पे, हमने लोकसभा इतने जगह जीते इसके नाम पे जो जगह ली वहाँ पे डिपॉजिट नहीं बचा है। कांग्रेस के लोग तो लोकसभा जीतने के बाद तो पूरे कोट और पैंट कौन सा डिपार्टमेंट लेने का इस पे चर्चा कर रहे थे, जीतने पे चर्चा नहीं हो रही थी उनकी। यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना वाले भी राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके इकोसिस्टम की सच्चाई बता रहे हैं। ये तो 99 के नशे में थे भाई कि 99 आ गया राहुल गांधी को, अब राहुल गांधी को दुनिया का लीडर घोषित कर देना चाहिए। वो कोट पैंट सिलाने में थे, विभाग बांटने लगे थे। मतलब अभी शादी तय भी नहीं हुई और ये लोग हनीमून का पैकेज बुक करने लगे थे। ये हालत है इन लोगों की। अरे पहले लड़की हाँ तो बोले। ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे को समझ में आ रहा है कि अगर कांग्रेस के साथ अब और ज्यादा देर रहे तो बचा कुचा मामला भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इंडी गठबंधन में यह सब जो हो रहा है वो होना ही था। इसकी भविष्यवाणी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी। पीएम मोदी ने कहा था कि 4 जून के बाद इंडी गठबंधन की एक्सपायरी डेट आ जाएगी और जैसा पीएम मोदी ने कहा था वैसा ही हो रहा है। सुनिए इंडी गठबंधन के भविष्य को लेकर पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में क्या कहा था। फिर आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी पर कौन सी नई मुसीबत आ गई। 4 जून को इंडी अघाड़ी की एक्सपायरी डेट तय हो गई है। 4 जून के बाद इंडी वालों की झंडी उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। चुनाव के पहले ये जो भानुमति का कुंबा जुड़ा था ये 4 जून को रेत के टीले की तरह बिखरने वाला है। इंडी गठबंधन को लेकर पीएम मोदी की भविष्यवाणी हर बार सही साबित हुई क्योंकि वो पहले ही इंडी गठबंधन का हाल समझ चुके थे। उनके लक्षण देखकर ही पीएम मोदी समझ गए थे कि ये गठबंधन नहीं टिकना, ये जल्द बिगड़ जाएगा। ऐसे ही पीएम मोदी कांग्रेस की भी रग रग से वाकिफ है। वो कई मौकों पर कांग्रेस के लिए जो जो अनुमान लगा चुके हैं सब सही साबित हुआ है। इसी साल लोकसभा चुनाव के दौरान मई में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने विवादित बयान दिया। विवादित बयान होने पर पित्रोदा ने खुद ही अपने पद से इस्तीफा दिया। पीएम मोदी ने तभी कह दिया था कि कांग्रेस कुछ दिनों बाद पित्रोदा को वापस लेके आएगी, आप देख लो। 1 महीने बाद ही जून में पित्रोदा फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए। इसी तरह पीएम मोदी ने कहा था कि वायनाड का चुनाव खत्म होने के बाद राहुल के लिए दूसरी सीट खोजेंगे ये लोग। हुआ भी वही। वायनाड में मतदान के बाद राहुल ने रायबरेली से नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी ने कहा था कि गांधी परिवार राज्यसभा जाने की प्लानिंग कर रहा है। उसके कुछ ही समय बाद ही चुनाव लड़ने की बजाय सोनिया गांधी राज्यसभा से सांसद बन गई। महाराष्ट्र चुनाव से पहले पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अभी सावरकर पर नहीं बोलेगी, चुनाव के बाद फिर सावरकर का अपमान करेगी। हुआ भी यही। चुनाव नतीजे आने के ठीक बाद संविधान दिवस पर राहुल गांधी ने फिर सावरकर पर ताने मारने शुरू कर दिए। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था। तब पीएम मोदी ने कहा था कि अगली बार आपको फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका दूंगा। हुआ भी यही था। 2019 में पीएम मोदी को फिर से बहुमत मिला और विपक्ष 2023 में फिर अविश्वास प्रस्ताव लाए। यानी पीएम मोदी कांग्रेस के रग रग से वाकिफ है बॉस। जो बोलते हैं कांग्रेस वही करती है। अब ये क्या हराएंगे मोदी को भाई? इतने प्रिडिक्टेबल हैं आप पॉलिटिक्स में, तो कैसे हराइएगा?
साल 2023 के अविश्वास प्रस्ताव पर उस समय पीएम मोदी ने कहा था कि आप जब 2028 में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो उस समय तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा। और अब लोगों को लग रहा है कि यह भविष्यवाणी भी सही साबित हुई। एक तरफ इंडी गठबंधन में राहुल गांधी घिरते चले जा रहे हैं, लगातार हार के बाद उन पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी एक और मामले में फंसते दिख रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। एस विघ्नेश शिशिर नाम के एक बीजेपी नेता ने कोर्ट में अर्जी देकर दावा किया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है, जबकि भारत में दोहरी नागरिकता रखने की इजाजत नहीं है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा तो सरकार ने बताया कि इस मामले में कार्रवाई प्रोसेस में है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि 19 दिसंबर तक इस मामले में अपना अंतिम निर्णय ले लिया जाए और उस समय तक अदालत को स्थिति की रिपोर्ट दे दी जाए। अगली सुनवाई अब 19 दिसंबर को होगी। याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर का दावा है कि जल्दी ही राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता भी रद्द होगी, क्योंकि उनके पास सीधे ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज मौजूद हैं जो ये पुष्टि करते हैं कि राहुल गांधी का नाम ब्रिटेन के नागरिकता रिकॉर्ड में दर्ज है। ये उनका दावा है। यानी राहुल गांधी को कुर्सी मिलेगी या नहीं, भविष्य क्या होगा, ये तो अभी बादलों से घिरा हुआ है ही। उनकी नागरिकता का क्या होगा, वो भारत के नागरिक रहेंगे भी या नहीं, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यह राहुल गांधी के लिए बहुत मुसीबत बढ़ाने वाला मामला है। एक तरफ राहुल गांधी अलग अलग मामलों में फंसते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रियंका वाड्रा को उतार दिया। आज प्रियंका वाड्रा ने लोकसभा में सदस्यता की शपथ ले ली। प्रियंका वाड्रा के संसद में आने से कांग्रेस को जो ताकत मिलेगी, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि इससे राहुल गांधी की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक संसद में कांग्रेस का सारा फोकस राहुल गांधी पर रहता था। क्योंकि भाई कांग्रेस के लिए एक ही आदमी है, एक ही परिवार है, नेहरू गांधी परिवार। सोनिया गांधी तो अब राज्यसभा चली गई तो राहुल गांधी थे, लेकिन अब तो प्रियंका वाड्रा की एंट्री हो गई। तो अगर प्रियंका वाड्रा अच्छा करने लगी, बेहतर बोलने लगी, सब कंपैरिजन होगा भाई, तो राहुल गांधी को मिलने वाली फुटेज कहीं कम ना हो जाए। कहीं एक पूरा वर्ग जो राहुल गांधी से निराश तो है, लेकिन उसको गांधी परिवार का और कोई मिल तो रहा नहीं था, कहीं अब वो राहुल गांधी को किनारे करके प्रियंका वाड्रा को ना आगे बढ़ाने लग जाए, ऐसी चर्चा होने लगी। इंडी गठबंधन तो आपस में लड़ भिड़ ही रहा है। इसी जगह पर पीएम मोदी का भी गठबंधन आपको देखना चाहिए। वहां एकनाथ शिंदे ने सीएम की कुर्सी छोड़ने की बात खुद ही कह दी, कहा कि पीएम मोदी जो कहेंगे वो मंजूर होगा। महाराष्ट्र में अगला सीएम कौन होगा, इसके लिए अभी जब आप पाठशाला देख रहे हैं, उस वक्त दिल्ली में अमित शाह के घर पर बैठक चलने वाली है। इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अमित शाह के घर पहुंच भी चुके हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद रहेंगे। बैठक में महाराष्ट्र के सीएम को लेकर चर्चा होगी। किस पार्टी को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इस पर बाद में चर्चा होगी। यानी अब से कुछ देर में हो सकता है चलती पाठशाला में ही आपको पता चल जाए कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होने जा रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ, हो सकता है अभी आपको बता दें। लेकिन वहां कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आ रही है राहुल गांधी और कांग्रेस को, क्योंकि वो बदलने को तैयार नहीं, तो दोस्त भी साथ छोड़ रहे हैं। यही पॉलिटिक्स है बॉस। लेकिन एक पॉलिटिक्स तो चल रही है संभल को लेकर। पाठशाला में अगली क्लास, फायर मोड में सीएम योगी। संभल हिंसा की जांच में वो मिला कि पुलिस भी हैरान रह गई। कल ही जुमा है, कल ही रिपोर्ट जमा होनी है। संभल में फिर बड़ा हंगामा होने वाला है क्या? सपा और ओवैसी अब परेशान। वो कौन से सबूत जो कह रहे हैं कि अजमेर वाली दरगाह के नीचे शिव मंदिर है क्या? अब इसका चैप्टर। संभल के दंगाइयों का एक एक सच सामने आ रहा है। 3 दिन से जांच में जो बातें पता चल रही हैं, वो तो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि सर्वे के विरोध की आड़ में किस तरह से संभल में हिंसा भड़काई गई। और हमने आपको डे 1 कहा था कि भाई ये सर्वे की लड़ाई नहीं लग रही, ये लग रहा है कि उपचुनाव में जो नतीजे आए हैं उससे एक बड़ी बौखलाहट पैदा हुई है, उसका भी नतीजा हो सकता है। और अब ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि खुद पुलिस भी हैरान है। कल इन दंगाइयों का पूरा कच्चा चिट्ठा जल्द आ जाएगा, क्योंकि कल रिपोर्ट जमा होनी है और कल जुमे का दिन भी है। तो संभल में क्या कोई नया बवाल करने की तैयारी है, आज आपको यह भी बताऊंगा। लेकिन साथ में यह भी बताएंगे कि अखिलेश से लेकर ओवैसी तक अब इनके लिए नई टेंशन क्या खड़ी हो गई। क्या अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे वैसा ही मंदिर है जैसा मंदिर होने का दावा संभल में किया गया था? वो कौन से सबूत हैं जो कह रहे हैं कि अजमेर दरगाह के नीचे शिव मंदिर हो सकता है? कोर्ट में ऐसा क्या दिखाया गया कि अजमेर दरगाह पर सुनवाई की अर्जी मान ली गई? आज पाठशाला में आपको एक एक डिटेल बताऊंगा। लेकिन पहले आपको यह बताता हूं कि संभल में क्या हो रहा है।
लगातार दंगाइयों की गिरफ्तारी चल रही है और मैंने आपको कल ही कहा था योगी का लॉ एंड ऑर्डर का मामला एकदम टाइट है। ये करोगे तो भैया जेल में बैठो। दंगाइयों की पहचान की जा रही है, उनके पोस्टर छपवाए जा रहे हैं, हिंसा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। पुलिस लगातार कह रही है कि संभल में हिंसा सोची समझी साजिश के तहत भड़काई गई और मस्जिद के पास भीड़ हथियार लेकर पहुंची। पुलिस को एक आरोपी के पास से हिंसा वाले दिन की एक ऑडियो क्लिप भी मिली जिसमें एक शख्स दूसरे से मोबाइल फोन पर बात करता सुनाई दे रहा है और मस्जिद के पास सामान लेकर पहुंचने के लिए कह रहा है। पुलिस को शक है कि ऑडियो में जिस सामान की बात हो रही है वो कुछ और नहीं बल्कि तमंचा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में अक्सर अपराधी तमंचे के लिए सामान शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। पुलिस को यह ऑडियो पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार समीर के फोन से मिला है। पहले आप इस एक्सप्लोजिव ऑडियो का क्लिप सुनिए, फिर आपको संभल में हिंसा वाले दिन हुई फायरिंग पर जो नया खुलासा हुआ है उसके बारे में बताऊं। सामान लगा के लाइए, सामान है किधर? आओ यहीं जाओ इस पर गाँव मस्जिद से इधर को थोड़ी नहीं माली जा रही तरफ को यहाँ पे इधर भाई सामान लगा के लाइए, सामान है किधर? आओ यहीं जाओ इस पर गाँव मस्जिद से इधर को थोड़ी नहीं माली जा रही तरफ को यहाँ पे इधर भाई इस तरह की ऑडियो क्लिप से लग रहा है कि पूरा प्लान किया गया था संभल में हिंसा फैलाने का। लेकिन जिन्होंने भीड़ को उकसाया, जिन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया, जिन्होंने पत्थर और गोली चलाई, वो ज्यादा दिन तक बचकर भाग नहीं सकते। संभल हिंसा में अब तक 31 पत्थरबाज और दूसरे आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आज जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनका नाम आमिर, मोहम्मद अली और फैजान है। पुलिस के मुताबिक इन तीनों आरोपियों से शुरुआती पूछताछ में हिंसा में शामिल करीब 50 और आरोपियों की पहचान हो गई। इससे पहले पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया उसका नाम फरहत है। फरहत पर आरोप है कि उसने अपने मोबाइल फोन से फेक वीडियो वायरल करके लोगों को हिंसा के लिए उकसाया। पकड़े गए आरोपियों के पास से तमंचे भी बरामद हुए हैं। पुलिस को आशंका है कि इन तमंचों से हिंसा वाले दिन फायरिंग की गई। ये देखिए वो तस्वीरें जो लोग कह रहे थे ना कि मासूम लोग हैं, पत्थर चला रहे हैं तो क्या ही कर दिया, तमंचे मिल रहे हैं इन लोगों के पास। आप कितने मासूम लोगों को जानते हैं जो तमंचे लेके चलते हैं? फॉरेंसिक टीम को जांच के दौरान हिंसा में बड़ी संख्या में इस्तेमाल की गई 31 गोलियों के खोखे मिले, माफ कीजिएगा 41 गोलियों, 41। जांच में पता चला है कि इनमें से 21 खोखे 12 बोर के तमंचे के हैं, 11 खोखे 32 बोर के तमंचे के हैं। इसके अलावा 315 बोर के 9 खाली कारतूस भी मिले। पुलिस ने संभल में हिंसा के दौरान पुलिस से लूटी गई रबर बुलेट और दूसरे हथियार भी बरामद किए। हथियारों की बरामदगी पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि ऐसा कौन सा वीडियो आया है संभल हिंसा को लेकर जो आपको देखना चाहिए। 24 नवंबर को जिस तरीके से हमला हुआ था, हिंसा हुई थी, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बंदूक है, 3 तमंचे हैं, उसका पुलिस ने सीज किया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रबर बुलेट्स थे जो लूटे गए थे वो यहाँ पर रखे गए हैं और इसके अलावा जो गोलियां थी उसको यहाँ पर पुलिस ने बरामद किया था। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हथियार हैं वो आपको नजर आएंगे कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल जो है वो उस दिन हिंसा में किया गया था। और अब देखिए यहाँ पर जो ये चीजें हैं इनको पुलिस ने सीज किया है। और अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, ये क्या है? ये रबर बुलेट है। ये रबर बुलेट है, ये पुलिस से लूटा गया था क्या? जी जी, पुलिस से लूटा गया। तीनों क्या तमंचे? ये तमंचे दंगाइयों से बरामद हुए हैं जिनसे। और ये तीनों क्या है? ये 12 बोर के कार्टेज हैं, ये ब्लैंक कार्टेज है, ये प्लास्टिक पैकेट्स हैं। लेकिन ऐसे तमंचे लेकर चलने वाले ऐसे पत्थरबाजों पर विपक्ष के लोग सवाल नहीं उठा रहे। पुलिस ने क्यों बंदूक लहराई उससे उनको दिक्कत है, तो पुलिस क्या करे, आरती करे ऐसे लोगों की। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई, जिसको लेकर यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही कि इनकी मौत पुलिस की फायरिंग में हुई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर पुलिस साफ कर चुकी है कि जो मौतें हुई वो तमंचे की गोली लगने से हुई या फिर दूसरी वजहों से। इस बीच हिंसा में मारे गए अयान नाम के युवक की मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया जिसमें उसे हिंसा में घायल होने के बाद अस्पताल ले जाया जा रहा है। जब उससे घायल होने की वजह पूछी गई तो उसने कहा कि गिरने की वजह से चोट लगी। आप खुद सुनिए। क्या नाम है तेरा? अयान। कैसे लग गई? गिर गया था, लग गई। हैं? गिर गया था भाई। अच्छा। अयान खुद कह रहा है कि गिर गया, चोट लग गई।
और आप देख रहे हैं कैसे झूठा नैरेटिव बनाया जाता है। एक तरफ 24 नवंबर को संभल में भड़की हिंसा में साजिश का भंडाफोड़ हो रहा है, दूसरी तरफ कल जामा मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होनी है और कल जुमे की नमाज भी। पुलिस नहीं चाहती कि संभल में जुमे के दौरान किसी तरह का बवाल हो, इसलिए संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम पहले से कर दिए गए। संभल में जामा मस्जिद के आसपास ड्रोन कैमरों की मदद से लगातार नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही मस्जिद से लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि जुमे की नमाज अपने घर के पास की मस्जिद में पढ़ लीजिए। लोगों से शाही जामा मस्जिद में भीड़ न लगाने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है। सुनिए वहां कैसी अनाउंसमेंट चल रही है। इसके अलावा मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए ताकि वहां से गुजर रहे लोगों पर नजदीक से नजर रखी जा सके। संभल में जुमे की नमाज के लिए क्या तैयारियां हैं, जरा हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शाही जामा मस्जिद है, उसके पीछे का ये रास्ता है और इन्हीं रास्तों पे तीनों तरफ से जो सामने रास्ता आपको नजर आ रहा है और बीच में रास्ता है और पीछे रास्ता है, इन तीनों रास्तों पे ही जो पत्थरबाज है वो इकट्ठा हो गए थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की। इसके अलावा यहाँ पे जो गाड़ियां थी उनको आग के हवाले कर दिया और यहाँ पर जो पुलिस है उसके साथ भी बदसलूकी की, मारपीट की और उसके बाद पुलिस पे भी पत्थर बरसाए। लेकिन कल जिस तरीके से एक बार फिर जुमे की नमाज होनी है उसको लेकर प्रशासन अपनी तैयारियां जो है वो मुकम्मल करने में लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि हर चीजों को मॉनिटर किया जा सके। जो लोग यहाँ पे आएंगे कल नमाज पढ़ने के लिए उनको यहाँ पर जो है मॉनिटर किया जाएगा, देखा जाएगा। जो भीड़ यहाँ पे जिसका कयास लगाया जा रहा है कि इकट्ठा हो सकती है कल, उसको मॉनिटर किया जाएगा। इसके अलावा जो तमाम रास्ते हैं जो शाही जामा मस्जिद की तरफ जाती हैं वहां पे जो हेवी फोर्स है उनको डिप्लॉय किया गया है। संभल में कल किसी तरह का बवाल ना हो, इसके लिए आज प्रशासन ने उलेमाओं के साथ बैठक भी। लोगों को अपनी मौजूदगी का भरोसा दिलाने के लिए पुलिस ने मस्जिद के आसपास के इलाके में फ्लैग मार्च भी किया। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर किसी ने हंगामा करने की कोशिश की तो भैया छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। उपद्रवियों के लिए मुरादाबाद के पुलिस कमिश्नर के वार्निंग को भी सुन लीजिए एक बार। किसी को कोई हंगामा नहीं करने देंगे और कोई भी अगर उपद्रव करने की कोशिश करेगा उससे बहुत सख्ती से निपटेंगे। एकदम संदेश स्पष्ट है। पहली बार लोगों के बातचीत पर, लोगों के विश्वास के आधार पर हमने कोशिश की कि लोगों को बातचीत से ही वहां से हटाया जा सके, लेकिन अब जो होगा वो जानबूझकर होगा और अगर जानबूझकर कोई करेगा तो उसके साथ हम सख्ती से डील करेंगे। बॉस, ये योगी की पुलिस है, जो बोलती है वो करती है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो करना है, फिर चाहे नेता कितना भी चिल्लाते रहें, अगर भीड़ गलत काम कर रही है तो भीड़ पे एक्शन होगा। योगी की पुलिस संभल हिंसा के गुनहगारों के पोस्टर भी लगा रही है ताकि उनकी गिरफ्तारी के बाद संभल हिंसा की साजिश का पर्दाफाश हो सके। लेकिन संभल हिंसा के पत्थरबाजों और दंगाइयों पर यह कार्रवाई उनके हमदर्दों को हजम नहीं हो रही। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद और हिंसा के आरोपी नंबर 1 जियाउर रहमान ने हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाने पर भी सवाल खड़े कर दिए। सुनिए उनको। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार फोटो चस्पा कर ही नहीं सकते ये, और अगर फोटो चस्पा करेंगे तो इसका मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चैलेंज कर रहे हैं। फिर ये मैं वहीं जाकर के इनकी रिट दायर करूंगा। और जहां तक वसूलियाबी की बात है, वसूलियाबी उन लोगों से होनी चाहिए जिन्होंने इस संभल को आग में झोंका है, और संभल में आग में झोंकने का काम सीधा सीधा पुलिस प्रशासन का है। और इस चीज को मैं जो कह रहा हूं वो किसी बुनियाद और आधार पर ही कह रहा हूं। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ गई है। संभल की मस्जिद के सर्वे का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। सर्वे के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले पर सुनवाई होगी कहा जा रहा है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना खुद इस मामले की सुनवाई करेंगे। संभल मस्जिद विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो पहले भी यही काम करना था ना, पहले जो है दिक्कत दूसरी तरीके की, अब मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। संभल की जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट तो कल कोर्ट में पेश हो जाएगी। यहां याचिकाकर्ता ने हरिहर मंदिर होने का दावा किया है।
इस बीच अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भी शिव मंदिर होने का दावा ठोक दिया गया है। हिंदू सेना के इस दावे वाली याचिका पर कोर्ट में 20 दिसंबर को अगली सुनवाई भी तय हो चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी ने सुनवाई से पहले ही जज पर सवाल उठा दिए। आप सोचिए इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल। पहले इन लोगों को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा याचिकाकर्ता ने अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के कौन से सबूत कोर्ट में पेश किए जिससे सपा और ओवैसी भी परेशान हो गए। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? लोअर कोर्ट आखिर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है। इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। रामगोपाल यादव और ओवैसी भड़क रहे हैं कि हर मस्जिद और दरगाह में कुछ लोग मंदिर खोज रहे हैं। ओवैसी और रामगोपाल जैसे नेता ये भूल जाते हैं कि ये जो भी सर्वे हो रहे हैं वो कानूनी तरीके से हो रहे हैं। कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। इन लोगों को वक्फ बोर्ड नहीं दिखाई देता। वो तो जहां मर्जी आए उस जमीन पर अपना दावा ठोक देता है। भाई वक्फ बोर्ड पर इन लोगों के मुंह में ताला लग जाता है। आपको वाराणसी का हाल का केस दिखाता हूं। वाराणसी के 115 साल पुराने उदय प्रताप कॉलेज पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। वक्फ बोर्ड ने उदय प्रताप कॉलेज की जमीन पर मालिकाना हक जताते हुए नोटिस जारी कर दिया। इस कॉलेज की स्थापना महाराजा राजशीर सिंह ने 1909 में की थी। यह कॉलेज 100 एकड़ में फैला हुआ है। वक्फ बोर्ड की इस हरकत पर ओवैसी और रामगोपाल यादव से कुछ नहीं बोलते बन रहा कि भाई 100 साल से वहां पर है, अब वक्फ क्यों दावा ठोक रहा है? वक्फ का जहां मन करेगा वो दावा ठोक सकता है, लेकिन हिंदू कोई जो है वो अदालत भी नहीं जाना चाहिए किसी दरगाह, किसी मस्जिद के बारे में बोलने के लिए कि वहां मंदिर हो सकता है। वो सर्वे के लिए भी नहीं बोले। ये तो जहां मन वहां बोल दे भाई कि है हमारी जमीन। जब कानूनी तरीके से किसी मस्जिद या दरगाह के मंदिर होने की लड़ाई लड़ी जाती है तब ये लोग परेशान होते हैं। जहां तक अजमेर दरगाह के शिव मंदिर होने की दावे की बात है तो कोर्ट में जो याचिका लगाई गई उसमें कई सबूतों और किताबों का हवाला दिया गया। जैसे एक रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की साल 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया गया है और अजमेर दरगाह को शिव मंदिर साबित करने के 3 आधार बताए गए। पहला यह कि दरवाजों की बनावट और नक्काशी किताब में बताया गया है कि दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की बनावट हिंदू मंदिरों के दरवाजे की तरह है। नक्काशी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पहले हिंदू मंदिर रहा हो। दूसरा यह कि दरगाह का ऊपरी स्ट्रक्चर, किताब में बताया गया है कि दरगाह के ऊपरी स्ट्रक्चर में भी हिंदू मंदिरों के अवशेष जैसी चीजें दिखती हैं। गुंबदों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर दरगाह का निर्माण कराया गया। तीसरा पॉइंट है पानी और झरने। किताब में अजमेर दरगाह के अंदर पानी और झरना होने का जिक्र है। याचिकाकर्ता का दावा है कि जहां जहां शिव मंदिर है वहां पानी और झरने जरूर होते हैं। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता के इन दावों पर कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया। सुनिए अपनी याचिका पर होने वाली सुनवाई पर याचिकाकर्ता ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा मुस्लिम धर्मगुरुओं ने याचिका के विरोध में क्या कहा है। जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का, महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है और उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। हमसे भी सवाल जवाब हुए और उन्होंने बाद में चाहा कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है, हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। ऐसा है इसमें जिनको नोटिस किया गया, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दूसरा आर्कोलॉजी जो विभाग है एएसआई उसको नोटिस जारी हो और तीसरा जो अजमेर दरगाह कमेटी है उनको नोटिस गया है। ये न्यायिक प्रक्रिया के अलावा मैं इसमें अपनी बात अलग रखना चाहूँगा
कि जो एक नई परिपाटी डाल दी गई है कि हर शख्स उठ के आ रहा है और हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद पे और दरगाहों पे ये क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर थे। ये परिपाटी समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। आज हिंदुस्तान ग्लोबल ताकत बनने जा रहा है और आज भी हम लोग मंदिर मस्जिद को ढूंढते फिरेंगे तो ये उचित नहीं है। और जहाँ तक अजमेर शरीफ की बारगाह का सवाल है, यहाँ का इतिहास कोई 100-150 साल का नहीं है। अजमेर शरीफ की बारगाह का इतिहास 850 साल का इतिहास है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नजर आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें देश हित में नहीं है, देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। देश के हित में यह नहीं है कि किसी जगह को लेकर मामला कोर्ट में जाए, ये कहते हुए कि वहां मंदिर हो सकता है, लेकिन देश के हित में इनको यह जरूर लगता है कि वक्फ जहां पर चाहे वहां दावा ठोक। किसी मस्जिद को लेकर कोई दावा नहीं होना चाहिए, लेकिन इनका बस चले तो ये संसद को कह दें कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये किसी 1400 या 1500 1700 साल पुराने मंदिर को कह दें कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, किसी पूरे गांव को कह दें कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, किसी के घर को कह दें वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, इससे दिक्कत हो जाती। बॉस, इसलिए मैं कहता हूं ये वर्शिप एक्ट और वक्फ बोर्ड दोनों साथ में नहीं हो सकते। या तो आप वर्शिप एक्ट हटा दीजिए, कहिए कि भाई जैसे वक्फ दावा ठोकता है वैसे ही हिंदू भी जो है वो अदालत हर मंदिर के लिए जा सकते हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि भाई हिंदू हर मंदिर पे नहीं बोल सकता, ना 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 ये अलाउड नहीं है, तो फिर आप वक्फ एक्ट हटाइए। फिर हर जमीन पे जो है वक्फ बोर्ड जो है वो दावा ठोक दे, ये भी नहीं होना चाहिए। तब जाकर सेक्युलरिज्म बचेगा इस देश में। नहीं तो एक को खुली छूट और दूसरा कुछ नहीं बोल सकता, ये चलेगा। और अभी तो कोर्ट को तय करना कि आगे करना क्या है। जो कानूनी लड़ाई लड़ना चाहता है उसे अधिकार है, इस अधिकार को कोई कैसे रोक सकता है। विरोध करने वाले चाहते हैं कि कोई कानूनी लड़ाई भी ना लड़े, वो कोई कब्जा तो कर ही नहीं सक रहा, सबूत दिखा रहा है, लेकिन अभी से हंगामा हो रहा है। खैर, पाठशाला में अगली क्लास। बाबा बागेश्वर की हिंदू जोड़ो यात्रा में अनिरुद्धाचार्य पहुंच गए और फिर जो हुआ वो आज आपको दिखाऊंगा। हिंदुओं को जगाते बाबा बागेश्वर की यात्रा खत्म होने के 24 घंटे पहले सबसे हैरान करने वाली तस्वीर है, वो भी आपको देखनी चाहिए। देश के हिंदुओं को जोड़ने वाली बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का आज 8वां दिन। यह यात्रा अपने आखिरी पड़ाव यानी राम राजा धाम ओरछा से मात्र 8 किलोमीटर दूर है। कल इस यात्रा का समापन हो जाएगा। हम इन 8 दिनों में बाबा बागेश्वर कैसे भारी जनसैलाब के साथ करीब 155 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुके हैं, आपको लगातार दिखाया। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बाबा बागेश्वर ने इस पदयात्रा में बहुत कष्ट सहे। नंगे पैर चले, पैरों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन चल रहे हैं। कई दिनों से नींद पूरी नहीं हुई है उनको, शरीर थक चुका है, लेकिन उनके उत्साह और इरादों में 1% की भी कमी नहीं आई। बाबा बागेश्वर के उत्साह को बढ़ाने के लिए इस यात्रा में अब मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की भी एंट्री हो गई। उन्होंने हिंदुओं को जागरूक करने के लिए इतिहास के वो पन्ने खोल दिए जिन्हें सुनकर वहां मौजूद हर आदमी दंग रह गया। अनिरुद्धाचार्य जी की बातों को सुनकर लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हिंदू पदयात्रा में 1 और 1 11 ये वाली सनातनी जोड़ी हिंदुओं की आंखें खोलने के लिए आ गई। आगे बढ़ने से पहले आपको इस यात्रा का एक ट्रेलर दिखाता हूं, इसके बाद बाबा बागेश्वर और अनिरुद्धाचार्य की बातों को विस्तार से दिखाता हूं। जात पात की करो विदाई, यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा। कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। बांग्लादेश से मैं हिंदुओं को खत्म करना चाह रही हूँ। उनको तुरंत एक होकर सड़कों पर आकर वहाँ विरोध करना चाहिए। मरने से अच्छा है लड़ो। हमें हर हाल में हर सनातनियों को अब सड़क पर दिखना होगा और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हिंदुओं के बीच में मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री सुरक्षित। हिंदुओं को लेकर बाबा बागेश्वर और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की सोच जिस तरह से मैच करती है, इसलिए पब्लिक कह रही है कि ये तो 1 और 1 की 11 की जोड़ी बन गई। बाबा बागेश्वर ने आज पदयात्रा की शुरुआत में ऐसी ऐसी बातें कही कि वहां मौजूद हर आदमी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे।
दरअसल जातियों में बटे हुए हिंदुओं पर व्यंग करते हुए बाबा बागेश्वर और अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कई ऐसे उदाहरण दिए जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। हिंदुओं को जागरूक करने के लिए पहले आप बाबा बागेश्वर के तेवर देखिए, इसके बाद अनिरुद्धाचार्य महाराज का तरीका भी दिखाए। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में हम सबका जो संकल्प है, हिंदू भाई भाई क्यों नहीं हो सकता जब उनमें भाई भाई बने हैं। उनमें भी बहुत जातियां हैं, सिया है, सुन्नी है, पठान है, खान है, लेकिन उनके मजहब पर जब कोई बात उठती है तो वो सिर्फ मुसलमान है। और हम लोगों में कोई कुछ भी बोल दे पर हम लोग इकट्ठे नहीं हैं। अच्छा, हम लोगों से अच्छे तो दैत्य हैं, हम लोग मानव हैं, पर हम लोगों से अच्छे को दानव हैं। कम से कम वो देवताओं को परेशान करने के लिए इकट्ठे तो हो जाते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। पृथ्वीराज चौहान का नाम तो सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान इतने बढ़िया राजा थे, इतने अच्छे योद्धा थे कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को कई बार पराजित किया। मोहम्मद गौरी भारत का दुश्मन था, उसको पराजित भी किया, लेकिन जयचंद ने जाकर के मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया और मोहम्मद गौरी से बोला कि एक काम करो, हमारी सेना और तुम्हारी सेना मिल करके अपन पृथ्वीराज को हराते हैं। लेकिन शर्त रखा जयचंद ने कि एक काम करना कि आप दिल्ली के आप सारा खजाना तो आप ले जाना, सोना पृथ्वीराज का तुम लूट लेना, लेकिन दिल्ली की जो गद्दी है वो मुझे दे देना। तो मोहम्मद गौरी बोला ठीक है, क्या दिक्कत है। अब मोहम्मद गौरी की सेना हो गई ज्यादा, उसका बल हो गया ज्यादा, क्योंकि जयचंद ने साथ दे दिया। अब जब साथ दिया, समर्थन दिया, तो पृथ्वीराज को उन्होंने जब वो शयन कर रहे थे अधर्म से पकड़ लिया और ले गए और आंखें फोड़ दी, आप सब जानते हो। फिर क्या हुआ, जयचंद ने बोला मोहम्मद गौरी से चलो अब दिल्ली की सत्ता दो, सोना तुम ले जाओ, सत्ता हमें दे जाओ। तब जयचंद को मोहम्मद गौरी ने चौराहे पर खड़ा करके मारा। उस जयचंद को कहा मोहम्मद गौरी ने कि मूर्ख, जब तू अपने देश के लोगों का सगा ना हो सका, जब तू अपने सगे दामाद का सगा ना हो सका, तो तू मोहम्मद गौरी का सगा होगा जयचंद। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा के दौरान हर कोई बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कर रहा है। पिछले कुछ समय से जिस तरह बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहां के कट्टरपंथी संगठन हिंदुओं को टारगेट बनाकर शोषण कर रहे हैं, उसे देखकर हर सनातनी हिंदू को पीड़ा हो रही, गुस्सा आ रहा। बाबा बागेश्वर भी इस मामले को लगातार अपनी पदयात्रा में उठा रहे हैं। बांग्लादेश का उदाहरण देकर बाबा बागेश्वर और अनिरुद्धाचार्य महाराज ने भी पिछले दिन जो बातें कही हैं वो बहुत वायरल हो रही हैं। इन दोनों को आपको सुनना चाहिए। बांग्लादेश की सरकार को गलत है, वहाँ के हिंदू अगर कायर ना हो, बुजदिल ना हो, हमारा वीडियो अगर उन तक पहुँचे तभी काम चलेगा। इसीलिए तो हम इस देश के हिंदुओं को बचाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। बांग्लादेश में ये हाल है तो उनके पास तो ऑप्शन है कि भारत के हिंदू हैं, पर भारत के हिंदुओं के पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर इन पे हमले होंगे। बांग्लादेश में तो आज हिंदुओं की क्या गति है, बेटियों को ले जा करके उनके साथ क्या हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को उल्टा लटका करके मारा जा रहा है, जान से मारा जा रहा है। लाखों हिंदू मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में। उन हिंदुओं से मैं एक बात कहता हूं, मुझे ये लगता है कि जब करोड़ हिंदू हैं बांग्लादेश में तो तुम भाग क्यों रहे हो। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, भगवद गीता समझाई अर्जुन को, जब भगवद गीता से काम ना हुआ तो श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा कि नहीं, तो हिंदुओं को भी अब चक्र उठा लेना चाहिए, बांग्लादेश के हिंदुओं को। और कम से कम भाग कर कहां जाओगे, मरने से अच्छा है लड़ो। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा के दौरान आज बहुत हैरान करने वाली घटना भी हुई। बाबा बागेश्वर ने हजारों लोगों की भीड़ में उस बुजुर्ग महिला को बुलाया जो बिना खाना खाए पिए सुबह से पैदल चल रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बुजुर्ग महिला ने तय किया था कि बाबा बागेश्वर से मिलने के बाद ही कुछ खाऊंगी, लेकिन इसी बीच बाबा बागेश्वर ने हजारों लोगों की भीड़ के बीच इस महिला को ढूंढ लिया, इनसे बातचीत भी की।
आप सुनिए बाबा बागेश्वर से मिलने के बाद बुजुर्ग महिला ने क्या कहा। ये हिंदुओं की यात्रा है जिसका हिंदुत्व का खून है, जो हिंदुओं के प्रति जागरूक है, तो सब आ रहे हैं इस देश में। ये बूढ़ी माता जी को बुलाना, ये बूढ़ी माता जी चप रही है, उनको एक मिनट अंदर बुलाना, आ जाने देंगे। इस देश में ना कोई बड़ा है ना छोटा है, सब हिंदू है। कहाँ की हो? बलुआ सागर की। कछु खा लो तुमने, अब नहीं खाओ, काहे नहीं खाओ। अच्छा, हमें देख के खा ले तो हरी मुरी भाई। ये श्रद्धा है, ये विश्वास है, ये आस्था है। बालाजी की दया है, सब हिंदू एक है। दादाजी राम राम। कोई हिंदू बड़ा या छोटा नहीं है, सब हिंदू हैं। ये जितने भी देश के युवान खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब कट्टर हिंदू बनना चाहे। बाबा बागेश्वर मानते हैं कि हिंदुओं को जागरूक करना कोई आसान काम नहीं है। इन्हें एकजुट करने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी होगी। जातियों में बटे हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बाबा बागेश्वर कड़वी डोज भी दिए जा रहे हैं। हिंदुओं को लेकर बाबा बागेश्वर किस तरह के व्यंग कर रहे हैं ताकि इधर चोट लगे और कुछ तो जगे, वो देखिए। हिंदू निकल ही नहीं है घर से बाहर। हिंदुओं को घर से बाहर निकालना बड़ा कठिन है। इसलिए कठिन है, हिंदुओं में एक नई खूबी है। तना पुलिस वाले ऐसे हो गए, उन लोगों ने देखा, उन लोगों ने देखा, तुम्हारी बात नहीं है। हिंदुओं में एक कमी है, पूछो कौन सी? जोर से पूछो कौन सी ये कमी है हिंदुओं में। तो तुम लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ये चाहते तो हो, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा करना चाहिए। पड़ोसी के घर में क्यों हो गए? ताकि सेल्फी लेने के काम। खुद के घर में कोई भी भगत सिंह नहीं चाहता। यही हिंदुओं की कमी है, वो चाहते हैं पड़ोसी जाए, हम काहे को जाए। इसलिए हिंदू परेशान है। जिस दिन हिंदुओं में ये बात दिमाग में आ जाएगी कि नहीं, ये हिंदुत्व का काम हमारा भी है और सड़कों पर हिंदू उतरने लगेगा, उसी दिन भारत का हिंदुत्व सुरक्षित होगा। बाबा बागेश्वर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू समझे कि एकजुट रहना जरूरी है, और एक लहर तो उन्होंने पैदा की। और इसलिए आप देखिए कौन कौन उनकी यात्रा में शामिल नहीं हो रहा। ये देखिए राजा भैया, वो राजा भैया भी बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच गए आज। सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या कहना चाहेंगे? हिंदू एक हो रहा है बाबा बागेश्वर के सानिध्य में। बहुत ही सफल, बहुत ही सकारात्मक और सही समय पे महाराज जी का ये कार्यक्रम। बांग्लादेश की हिंसा पर क्या कहेंगे? वहाँ पर हिंदू असुरक्षित है। महाराज जी ने बोला कि इसीलिए बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ न बने, इसलिए मैं कर रहा हूँ। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों जगह गत आजादी के बाद से आज तक भारी गिरावट आई है हिंदुओं की संख्या में। हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू धर्मांतरित कराए जा रहे हैं। तो अब आपको लगता है कि इस यात्रा से जो उद्देश्य माना जा रहा है हिंदुओं को एकत्रित करने का, वो हो सकेगा? हिंदू को जगाना, जागृत करना, ये हम समझते हैं कि धरती का सबसे कठिन काम है। महाराज जी के सत्प्रयास से उसका शुभारंभ हो चुका है और चेतना आ रही है और सकारात्मक दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। राजा भैया भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को जगाना सबसे मुश्किल काम है भाई, लेकिन प्रयास कर रहे हैं बाबा बागेश्वर। पाठशाला में अब अगली क्लास। मोदी के नए भारत ने परमाणु बम ले जाने वाली मिसाइल दाग दी तो चीन में हड़कंप कैसे मच गया। वो स्वदेशी हथियार आ गया जिससे दुनिया के सबसे ताकतवर ग्रुप में शामिल हो गया भारत। अब उसका चैप्टर। आज अगर भारत का दुनिया में दबदबा है तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भारत मिलिट्री सुपर पावर भी बन चुका है। भारत धीरे धीरे ऐसा आत्मनिर्भर हो रहा है कि सेनाओं को हथियार के लिए दूसरों की तरफ देखना नहीं पड़ता। डिफेंस सेक्टर में भी मेक इन इंडिया का डंका बज रहा है और इसकी ताजा मिसाल है आईएनएस अरिघात सबमरीन। परमाणु क्षमता से लैस आईएनएस अरिघात सबमरीन ने अब वो कमाल किया है जिससे दुनिया भी हैरान है। भारत की ताकत इतनी बढ़ गई है कि चाहे जमीन हो या आसमान हो या फिर समुद्र, वो कहीं से परमाणु हमला कर सकता है और यह उपलब्धि हासिल हुई है आईएनएस अरिघात की वजह से। आईएनएस अरिघात से परमाणु मिसाइल का ट्रायल किया गया। खतरनाक K4 परमाणु मिसाइल का परीक्षण सफल रहा।
इस ट्रायल के बाद भारत का न्यूक्लियर ट्रायड पूरा हो गया है और यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम देश हैं जो ऐसा कर सकते हैं। अब भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है जो पृथ्वी से, आकाश से, समुद्र से, तीनों जगह से परमाणु बम मार सकता है। भारत ने किस तरह से समुद्र के अंदर सबमरीन से मिसाइल टेस्ट किया, अब आपको उसके बारे में बताता हूं, जिसके बाद भारत दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में शामिल हो गया है। आईएनएस अरिघात से K4 मिसाइल का परीक्षण बड़े ही गोपनीय तरीके से किया गया। यह परीक्षण कल विशाखापत्तनम के पास समुद्र में हुआ। यह ट्रायल सीक्रेट तरीके से हुआ, जिससे दुश्मन को इसकी कोई जानकारी न मिल सके। ट्रायल के जो रिजल्ट आए हैं और उसकी स्टडी की जा रही है, यह पहली बार है जब किसी सबमरीन से K4 मिसाइल का ट्रायल हुआ है। इससे पहले समुद्र में 160 फीट नीचे मिसाइल का ट्रायल किया गया था, लेकिन इस बार फुल्ली ऑपरेशनल सबमरीन से मिसाइल का ट्रायल हुआ है। इंडियन नेवी के आईएनएस अरिघात से परमाणु क्षमता वाली मिसाइल के ट्रायल के बाद भारत का न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट हो गया। न्यूक्लियर ट्रायड यानी जल, थल और आकाश तीनों जगह से न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक करने की क्षमता। आईएनएस अरिघात से परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण करने के बाद भारत दुनिया के कैसे सबसे पावरफुल देशों के ग्रुप में शामिल हुआ है। आप उन देशों के नाम सुनिए। दुनिया में 5 देश ही हैं, सिर्फ 5, जो न्यूक्लियर ट्रायड वाले देश हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, इन्हीं के पास न्यूक्लियर ट्रायड यानी जल, थल और आकाश, इन तीनों जगह से न्यूक्लियर बम फोड़ने की क्षमता थी। अब भारत छठा देश बन गया जिसके पास न्यूक्लियर ट्रायड है। आईएनएस अरिघात से जिस मिसाइल का भारत ने सफल परीक्षण किया, उसके बारे में भी आपको बताता हूं। यह बहुत खतरनाक मिसाइल है जो भारत ने तैयार की है। K4 SLBM अग्नि मिसाइल का ही एडवांस वर्जन है। SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। इसे आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात के लिए बनाया गया। K4 SLBM को DRDO ने तैयार किया है। K4 मिसाइल का वजन 20 टन और रेंज 3500 किलोमीटर है। 2,500 किलो के परमाणु हथियार ये ले जा सकती है। और आप ये मान के चलिए कि इसकी जद में अब पूरा चीन आ चुका है, इसीलिए चीन में हड़कंप है। भाई राफेल आया, उससे ऑलरेडी चीन घबराया हुआ, परेशान है। और अब ये भारत की न्यूक्लियर क्षमता, जल से भी, थल से भी, आकाश से भी, और उसकी रेंज में पूरा चीन आ रहा है। और जो चीन, आप सोचिए, समुद्र में अपने आप को समझता है कि मैं ही सबसे बड़ा चीता हूं, वहां भारत चीन को कैसे चुनौती दे रहा है, चीन की में कितना तनाव बढ़ा हुआ होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं।